Hello everyone, how are you? Can you hear me? लालचंद जी हैं क्या? लालचंद जी हाउ आर यू? लालचंद जी कैन यू हियर मी? Good afternoon, Ankit. Good afternoon. Hello everyone. Monica, Bharti, Sanya, Sonam. कल हम लोगों ने किया था लास्ट में विच सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ऑल्सो। 7 नहीं किया था हम लोगों ने, है ना? हाँ, वी हैव डन सेक्शन 6 लोकल कमेटी। चलिए कुछ रिवीजन हो जाए पहले, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास अपनी। कोई दिक्कत? बताइए, व्हाट इज सेक्शन 4? सेक्शन 4 क्या था? सेक्शन 4 सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। सेक्शन 5 सेक्शन 5 में आया आपका, बस एक सेकंड रुक जाइए ना, फिर मैं शुरू करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया। सो शुरू करते हैं। सो वी हैव बीन डूइंग व्हाट? सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एंड वी हैव completed up to section 6. Now we are going to begin with what? We are going to begin with the section 7. And before that, before I start section 7, we should try to understand something more into this act. वो क्या है? देखो, इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। What we are studying? This is what the sexual harassment एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी फीमेल एम्प्लॉय का सेक्सुअल हरेसमेंट किस किस से हो सकता है? इधर बाय द एम्प्लॉयर और बाय द कुलीग, एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय। यही दो लोग कर सकते हैं। या तो सेक्सुअल हरेसमेंट कौन व्यक्ति करेगा? द पर्सन हु हैज़ एम्प्लॉयड हर, जो उसका एम्प्लॉयर कैटेगरी में आता है, और सेकेंडली कैन बी डन बाय द एम्प्लॉई। देन व्हेन वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म चाहिए हम लोगों को, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म क्रिएट किया है, इसमें जो मैकेनिज्म इस एक्ट ने प्रोवाइड किया है, देर आर 2 कमेटीज। What? There are 2 committees. The first one was section 4. This was the internal
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। एक बात, मैकेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एंड नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट द लोकल कमेटी। सो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कमेटी कह सकते हैं आप। फर्स्ट इज व्हाट द इंटरनल कमेटी, सेकंड इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड थर्ड इज द लोकल कमेटी। एंड अगेन एक फोर्थ था आपका उसमें, देयर वाज द नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और था, नोडल ऑफिसर एट द ब्लॉक लेवल टू रिसीव द कंप्लेंट्स। तो ये ही 3-4 दो कमेटियां हो गई, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया, इन्हीं का इंटरप्ले है सारा रिगार्डिंग द कंप्लेंट एंड द रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट। तो इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना है कि ये कौन कौन सा काम कैसे कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, केवल कॉन्स्टिट्यूशन समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ये हुआ। देखिए इससे पहले आप एक बार सेक्शन 9 को देखिए अच्छे तरीके से, सेक्शन 9 देखिए एक बार, हल्का सा ग्लिम्स देखिए फिर आपको कुछ समझ में आएगा। सेक्शन 9 डील्स विद व्हाट, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड इन दैट केस aggrieved women may make a complaint in writing to the internal committee if so constituted or the local committee in case it is not so constituted। इसको समझिए क्या है, देखिए जो क्लॉज 1, दिस इज द क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 9, क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 9, any aggrieved woman may make complaint of sexual harassment to what, to the internal committee or to the local committee। तो जो कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट शैल बी मेड ईदर ऑफ दीज 2 कमिटीज, इन 2 कमिटीज के पास कंप्लेंट जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी व्हाट, इंटरनल कमिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी the complaint shall be made to the internal committee and you see the word if so constituted, if so constituted, it means what कि अगर internal committee का गठन हुआ है then complaint shall be made to the internal committee and if it is not so constituted, in that condition this complaint shall be made to the local committee। तो प्लीज रीड दिस लाइन्स ढंग से। एग्रीव्ड वुमेन मे मेक कंप्लेंट टू द इंटरनल कमेटी, कब, इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर उसका गठन हुआ है तब। और यहाँ पे क्या है, इन केस इट इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड, मीन्स इन केस इंटरनल कमेटी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड द कंप्लेंट शैल बी मेड टू द लोकल कमेटी। फाइन। So you will see what is the role of these 2 committees. Ultimately these committees are constituted to hear and inquire into the complaint of the aggrieved woman। जो पीड़ित महिला है उसकी जो कंप्लेंट है उस पर सुनवाई करना, उसकी इंक्वायरी करने के लिए 2 कमेटी स्टैब्लिश हुई हैं और यही इनका रोल है। इसलिए मैं ये क्यों समझाया मैंने आपको सेक्शन 9, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए इसको, सेक्शन 9 की। तो अब मैं फिर बैक गेट डाल रहा हूँ इसमें, फिर हम जा रहे हैं सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 के ग्लिम्स के रूप में देखिए आप इस संदर्भ में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये मैं समझा चुका हूँ कि कंप्लेंट इसी कमेटी के पास आएगी। ठीक, क्या था ये, सेक्शन 4 था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ द वर्क प्लेस shall constitute a committee to be known as internal complaints committee। अब यहाँ पर देखो किसने कॉन्स्टिट्यूट की है, एम्प्लॉयर ने की है। दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द व्हाट, बाय हुम, एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। एम्प्लॉयर ने कॉन्स्टिट्यूट की है, सही है। और ये कमेटी क्या करेगी आगे चल गई, this internal complaint committee will hear the complaint against sexual harassment, complaint of the aggrieved woman। अब now imagine a situation जब रक्षक ही भक्षक हो, means the employer himself is the
accused in this case, employer himself has done sexual harassment, उसी ने sexual harassment किया हो लड़की का, then whether this will work or not, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी काम करेगी क्या उस पर? इसी का जवाब आपको मिलता है सेक्शन 6 में. प्लीज गो टू सेक्शन 6. लोकल कमेटी, प्लीज सी दिस लाइन. Every district officer whose notification was done under section 5 shall constitute a committee to be known as the local committee. What? Why? To receive complaints of sexual harassment from the establishment where internal committee has not been constituted, and this is very important, if the complaint is against the employer himself. Are you getting this point? The point I am making here कि जब complaint against the employer हो हमेशा, तो you see internal complaint committee may not work in that case. So which committee will hear the complaint when the complaint is against the employer himself? That is what the local committee, LC. Do you understand this? So against the employer, which committee will hear the complaint, will inquire into the matter? It is the local committee. So local committee has been constituted. This is what we are doing, section 6. Local committee has been constituted with the purpose to give a substitute to the internal committee. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का सब्स्टिट्यूट है लोकल कमेटी. वेन एवर यू फाइंड दैट देर इज नो लोकल इंटरनल कमेटी, इधर देर इज वॉट एब्सेंस ऑफ इंटरनल कमेटी. एक बात हो गई. वेन इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इंटरनल कमेटी हुई ही नहीं, गठन हुआ ही नहीं है, बिकॉज वर्कर्स आर लेस देन 10. फाइन. और सेकेंड सिचुएशन कब है? व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ. तो जो एम्प्लॉयर खुद के साथ जब रक्षक ही भक्षक हो रहा है, उस दशा में भी क्या होगा? द लोकल कमेटी विल हियर द कंप्लेंट. जो विच कंप्लेंट? विच इज मेड अंडर सेक्शन 9 बाय द एग्रीव्ड वुमेन. तो आई बिलीव अब आपको बात समझ में आ रही होगी आपको कि इंटरनल, आपको रटना कम पड़ेगा, शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा. इंटरनल कमेटी हुई एंड सेकेंड कमेटी हुई, लोकल कमेटी हुई. लोकल कमेटी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल कमेटी, एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इट इज द लोकल कमेटी विच विल हियर द कंप्लेंट इन दिस केस. तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको. एनी प्रॉब्लम? वॉइस की प्रॉब्लम है किसी को क्या? वही. So again you see the section 4. You see the language of section 4 again. Every employer of a workplace shall constitute internal complaint committee. So basically internal complaint committee is established for an establishment, for a particular office. It means there may be as many as internal committees, as many as offices, as many as administrative offices. जितने एडमिन ऑफिस होंगे, जितने एस्टेब्लिशमेंट होंगे,
उतनी ही इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होंगी. वी हैव सीन इट. फाइन. तो दिस इज 1-to-1 केस. बट व्हाट इफ there are so many other cases where there is no internal complaint committee, there is a domestic worker, वही वर्क प्लेस होता है. इन दैट उसके जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में आपको काम आती है लोकल कमेटी, बिकॉज यू अगेन सी द लैंग्वेज ऑफ दिस. यू सी लैंग्वेज समझिए इसको. देखिए क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट लोकल कमेटी इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. दिस डिस्ट्रिक्ट, ये जो लोकल कमेटी है, दिस इज नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट. इंडिविजुअल ऑफिस के लिए नहीं है, इंडिविजुअल वर्क प्लेस के लिए नहीं है. दिस इज द फॉर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट. Local committee has been constituted for a district. Do you understand this? समझ रहे हैं आप डिफरेंस है दोनों का? Because this can be the question in your mains as well. Difference between the internal complaint committee and the local committee. तो इसके अंतर को समझ लीजिए अच्छी तरीके से. There can be a tricky question in your prelims exams. तो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न के लिए है ये, और इसी में अगर आप पढ़ेंगे इसमें कंसर्न लाइन देखिए इसको आप. ये the jurisdiction of the local committee, clause 3rd, jurisdiction of the local committee shall extend to the areas of the district where it is constituted. So the jurisdiction of the local committee is wider but residual in nature. What I am saying, wider but रेजिडुअल इन नेचर. वाइड इज सो, वाइडर इसलिए बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. देयरफॉर ज्योग्राफिकली इट इज वाइड, इट इज कवरिंग वाइडर एरिया. एंड रेजिडुअल इन द सेंस, रेजिडुअल इन द सेंस इट इज व्हाट, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन, जब कमेटी वहां पर इनका जो लोकल कमेटी है एज पर सेक्शन 9, it hears the case, complaint is received by it when there is no internal committee. Internal committee के बाद में जो नहीं है तो दो जो बच जाएगी कंप्लेंट, then complaint will go to the local committee. तो residual in that sense है यहाँ. तो first priority will be given to the internal committee. If there is a complaint of sexual harassment, that should go to the internal committee, but if it is not there, then only it should come to the local committee. तो लोकल कमेटी गिव्स यू द सॉल्यूशन कि अगर इंटरनल कमेटी नहीं है तो गवर्नमेंट ने एक अलग से एक लोकल कमेटी इस्टेब्लिश करके रखी हुई है. तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से ये जो पूरा मैकेनिज्म है इंटरनल कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, और ये समझ में आया होगा. और इसी में एक कड़ी है आपकी, एक लिंक है. दैट लिंक इज व्हाट, nodal officer. That link is of nodal officer. This nodal officer is designated for local areas at the block level or taluka level or tehsil level or in any tribal area, rural areas, municipality, etc. है ना. And the work is what, the work of this nodal officer is what, to receive complaints and forward the same to the concerned local committee. Nodal officer is supposed to receive and forward this. तो nodal officer works like a link. nodal officer, तो nodal officer ने क्या काम किया, लिंक के रूप में काम किया. तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का वर्क देखिए आप. ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूटेड ए लोकल कमेटी. नंबर 1, he designated a nodal officer. आप समझ रहे,
सो नोडल ऑफिसर और लोकल कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने किया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने किया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने ही नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट किया है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने ही लोकल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये मुझे लगता है याद करने में और चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प होगी। दिस इज aggrieved woman, she has the option to file the complaint with the ICC internal complaint committee, or in case it is not there then local committee. Fine, this local committee has been constituted by the district officer, okay, and for that purpose he also designate a nodal officer. This internal committee is constituted by employer. Fine, कर लेंगे आप लोग अब ये। तो this is the mechanism, either of these committees will hear the complaint. इसका काम क्या है, the work of the nodal officer is what, that he will receive the complaints from the local areas and then it will forward the complaint to the local committee. तो this is the mechanism of this. ये जो मशीनरी है redressal of sexual harassment की वो ये है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ से तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी क्वेश्चन? शशांक समझ पा रहे हो? अब लग रहा है सब लोग फेस्टिव उसमें आ गए हैं, प्रेजेंस कम होने लगी है सब आपकी, प्रेजेंस स्टूडेंट्स की कम होने लगे। अब लोकल कमेटी बता दीजिए। अरे अभी तो बता रहा हूँ, अभी इतनी देर में क्या बताया एक्चुअली, क्या तुमने पिछली क्लासेस नहीं की ना शायद। अभी लोकल कमेटी ऐसे समझ लीजिए कि दो कमेटियाँ हैं, एक का नाम है इंटरनल कमेटी, दूसरी कमेटी का नाम है लोकल कमेटी। अगर कोई एग्रीड वुमेन है, किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट है, तो वो कंप्लेंट करेगी इंटरनल कमेटी के लिए या फिर वो करेगी लोकल कमेटी में। लोकल कमेटी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी एस्टेब्लिश होगी, उसकी बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। प्लीज़ गो टू सेक्शन 7, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि लोकल कमेटी का है क्या मामला। प्लीज़ गो टू सेक्शन 7 नाउ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सेक्शन 7, Section 7 composition, tenure and other terms and conditions of local committee. देखिए क्या है, the local committee shall consist of the following members to be nominated by the district officer. P4 prelims लगाइए। यहाँ पर जो है इसको आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे साथ साथ तो ज़्यादा ध्यान रहेगा शायद हमें। सेक्शन 7 में था सेक्शन 4 सेक्शन 4 में था In case of section 4 you have seen that the internal committee shall consist of the following members to be nominated by the employer. उस केस में इंटरनल कमेटी के रूप में इंटरनल कमेटी ये थी, उसके मेंबर्स का नॉमिनेशन किसने किया था? दैट वाज नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉयर ने ही वो कॉन्स्टिट्यूट की थी। बट इन केस ऑफ लोकल कमेटी द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो हमेशा आपको कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना चाहिए, चीज़ें दिमाग में ज़्यादा याद रहती हैं। तो वहाँ पर किसने किया, आप करना ऐसे, इसका चार्ट बना लेना, ऐसे टेबलर फॉर्म में नोट्स बना लीजिएगा। इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी,
कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया, इसका एम्प्लॉयर ने किया, उसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने किया। मेंबर्स का नॉमिनेशन बाय एम्प्लॉयर, मेंबर्स का नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस तरीके से कंपैरेटिव चार्ट बनाइए इसका। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके कि मेंबर्स का नॉमिनेशन कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा। नेक्स्ट पर आइए आप, चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन in the field of social work and committed to the cause of women। देखो भैया यहाँ पे क्या उस केस में क्या था, इन दैट केस इंटरनल कमेटी के केस में यू हैव सीन दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी ए वुमेन एट ए सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस। इट वॉज द केस ऑफ आईसीसी। आईसीसी में क्या था, ICC में we said that she is called presiding officer. Fine, presiding officer. Who was she? She was a woman, no doubt, and that she was at senior level at the workplace. Means she was an employee at the senior level. यहाँ पर क्वालिटीज क्या है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्या है कि चेयरपर्सन कह रहे हैं इसको, हम क्या कह रहे हैं, चेयरपर्सन कह रहे हैं। एंड शी शुड बी, देखो डिफरेंस समझो इसको आप, शी शुड बी फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन, उन महिलाओं में से जो एमिनेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों के फील्ड क्षेत्र में जो एमिनेंट वुमेन हैं उनमें से उनको नॉमिनेट किया जाएगा। एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। तो जो ऐसी महिलाएं हैं, जो ऐसी वुमेन हैं, द वुमेन हु आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, ऐसी महिलाएं जो उनके अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं, उनके समाज सेवा के लिए करती आई हैं काम, उनमें से किसी एक महिला को नॉमिनेट किया जाएगा। तो शी इज नॉट नेसेसरली टू बी एन एम्प्लॉई, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसी इंटरनल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी इंटरनल कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट ओनली फॉर दैट ए पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। किसी खास ऑफिस के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है इंटरनल कमेटी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो यहाँ की जो चेयरपर्सन है दैट शुड बी एन एमिनेंट वुमेन फ्रॉम द फील्ड ऑफ द सोशल वर्क हु इज कमिटेड फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। डिफरेंस समझ में आया? प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई है तो कम ऑन, come on, everyone। हो गया? चलिए, सो वन मेंबर, तो वन चेयरपर्सन सीपी वी कैन से, एंड नाउ सेकंड वन पर्सन, वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स दी वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और कम्युनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। सो एक महिला, वन मेंबर अमंग्स दी वुमेन, यानी कि दिस इज व्हाट वुमेन मेंबर हु इज वर्किंग एट दिस लेवल, दिस इज, तो ये हुआ सेकंड नंबर। तो 1 + 1 हुआ, वन चेयरपर्सन, वन वुमेन मेंबर वर्किंग इन दिस एरिया, एंड सेकंड आइए 2 मेंबर्स आ गई है, इनको बस यहीं से प्रीलिम से क्वेश्चन आएंगे आपसे। 2 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम होम एटलीस्ट 1 शैल बी ए वुमेन, तो 2 उनमें से 1 शैल बी ए वुमेन फ्रॉम अमंग सच NGOs और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। तो यहाँ से 2, तो 1 चेयरपर्सन प्लस 1 वुमेन मेंबर प्लस 2 NGO पर्सनस, 1 + 1 2 + 2 4 हो गए अभी तक यहाँ पर ये, फाइन, यस। तो मिनिमम 4 लोग हो गए, मिनिमम यहाँ पर कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए कि 1 चेयरपर्सन हुआ,
वन मेंबर, वन चेयरपर्सन, एमिनेंट वुमेन। सेकंड हुआ आपका वन मेंबर फ्रॉम द, वन वुमेन मेंबर वर्किंग फ्रॉम तालुका तहसील लेवल हुआ, एंड 2 मेंबर्स हुए आपके, हो गए यहाँ से, कहाँ से, एनजीओ से, ऐसी एनजीओ जो कि वुमेन के लिए कार्य करते आई हैं, ठीक है, और इनमें से भी कम से कम एक महिला होनी चाहिए। तो देखो क्या हुआ, चेयरपर्सन वुमेन, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, चेयरपर्सन वुमेन, ऐसे देख काउंट करते हैं अपन लोग, चेयरपर्सन वुमेन। सेकंड लेवल पर जो वन मेंबर है दैट इज वुमेन, एंड एनजीओ से 2 में से 1 वुमेन। तो इन 4 में से एटलीस्ट 3 मेंबर शुड बी वुमेन हेयर, मिनिमम 3 मेंबर्स तो वुमेन ही होंगे, क्योंकि वुमेन कॉज ही यहाँ पर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि चेयरपर्सन कौन होगा, वो मेंबर कितने होंगे, वुमेन होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, इस तरह की तिकड़मबाजी से क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, ध्यान रखना इस बात का। वैसा भी है, कर पाएंगे। नेक्स्ट, और ए पर्सन फेमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, वही है सब कुछ, आगे छोड़िए। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शुड प्रेफरेबली हैव ए बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज, इसको भी समझ लीजिए। चलिए यहाँ से हालांकि इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे पता नहीं, लेकिन फिर मैं बताया था आपको। देखिए अभी हम जो क्लॉज कर रहे हैं सी, दिस इज क्लॉज सी, विद इन दिस क्लॉज सी दे आर सेइंग दैट 2 मेंबर्स शुड बी ईदर फ्रॉम द एनजीओ, ठीक, एनजीओ होना चाहिए, उसमें से एक 1 वुमेन हो, और एटलीस्ट 1 शुड बी वुमेन, एंड या फिर ऐसा व्यक्ति हो जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दी है, एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनीज, यानी कि आउट ऑफ दीज 2 नॉमिनीज, इन 2 में से एक के पास मिनिमम ये क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, शुड हैव बैकग्राउंड इन लॉ, LLB किया हो और लीगल नॉलेज रखता हो। सो ये कंडीशंस हैं, वुमेन हो, वुमेन कॉज के लिए कि लड़ते आई हो, एनजीओ से रिलेटेड हो, या फिर अपने आप में क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से के इश्यूज से संबंधित हो, जानकारी रखती हो, लीगल ये हो। तो ये सारी आपको बैकग्राउंड में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो समझाता हूँ आपको मैं। देखिए, आउट ऑफ फॉलोइंग हु कैन और हु कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, निम्नलिखित में से कौन मेंबर हो सकता है और कौन मेंबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये जो उनकी क्वालिफिकेशन है, बिलोंगिंग टू ए एनजीओ, हैविंग लीगल नॉलेज, हैविंग रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए चीज़ें। तो बाकी कुछ नहीं है। कितने मेंबर होने चाहिए? 4 मेंबर होने चाहिए, 1 चेयरपर्सन, 1 मेंबर फ्रॉम तालुका तहसील, 2 फ्रॉम एनजीओज। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पर केवल फैक्चुअल चीज़ें जाननी थी आपको, केवल आपको दिखाना था कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ से। नेक्स्ट भी देख लीजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनीज शैल बी ए वुमेन belonging to scheduled caste, scheduled tribe or OBCs or minor community notified the central government from time to time। लो जी लो, ये भी एक कंडीशन है इसमें कि एक मेंबर जो एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शैल बी ए वुमेन, लेकिन इन कैटेगरीज से SC ST। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, एक वुमेन को लीजिए जो इस कैटेगरी की हो, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो और जिसको लॉ की नॉलेज भी हो। तो एक LLB की हुई महिला हुई, SC ST या माइनॉरिटी या OBC कैटेगरी से हुई, सही है, तो वो उसके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं। तो ये सारी चॉइसेस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बस इसमें और कुछ खास है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। इसको पहचान लीजिए, कौन सा ऑफिसर है ये है समाज कल्याण अधिकारी। कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण।
और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो हो गए। समाज कल्याण या महिला एवं बाल विकास से संबंधित कोई अधिकारी, किसी एक अधिकारी को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अब गवर्नमेंट का टच आ गया, यहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पर ये एक्स ऑफिशियो मेंबर चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर का जो कोई भी, तो अधिकतर क्या होते हैं समाज कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट होती है जिला स्तर पर, उन व्यक्ति को यहाँ का एक एक्स ऑफिशियो ने पदेन अधिकारी। इसका क्या मतलब हुआ शशांक, एक्स ऑफिशियो मेंबर का? कोई समझाएगा? इसका मैं समझाता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है ए, he is posted at this, he is an officer, तो automatically he will become the ex officio member of the local committee. Fine. Now he is transferred, इसकी जगह पर he is replaced by B. Now because B is holding the post, he automatically becomes the ex officio member of the local committee. बोलो है ना, समझ में आता रही आपको? तो whoever is holding the post of that officer rank will become the ex officio member. उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन होने की जरूरत नहीं। एक ए गया, उसकी जगह बी आया, तो बी एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया, बी चला जाएगा, सी आ जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट। एक सेकंड रुकिए। चलिए साहब अगली बात करते हैं। द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। यहीं से क्वेश्चन आएगा इनका टेन्योर कितना होता है बस। तो टेन्योर में ध्यान रखना, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years है, नॉट एक्सीडिंग 3 years है। इट मीन्स व्हाट, ये मैक्सिमम टाइम हो गया, मैक्सिमम पीरियड हो गया। इट मीन्स 2 year भी हो सकता है, 2 year भी हो सकता है, 1 year भी हो सकता है, 2 year भी हो सकता है, 3 year भी हो सकता है, लेकिन 3 year प्लस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड के लिए या फिर हो जाएगा अप टू 3 years हो सकता है। यहाँ से अगर टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने आपको कितने समय के लिए नॉमिनेट किया है, इट मैटर्स। ये नहीं है कि यू विल बी नॉमिनेटेड एवरी टाइम फॉर 3 years। यू मे बी नॉमिनेटेड ओनली फॉर 1 year, 2 year, 3 year, बट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कैन नॉट नॉमिनेट यू फॉर मोर देन 3 year। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ पा रहे हैं इस वर्ड्स का मतलब? नॉट एक्सीडिंग 3 years का मतलब क्या होता है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। कम ऑन।
एंड नाउ दिस इज व्हाट रिगार्डिंग थर्ड में, जो थर्ड क्लॉज थर्ड है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ये है, दिस इज रिगार्डिंग दी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमेटी. तो ऑन व्हाट ग्राउंड this chairperson or any member of local committee shall be removed. And again this is the question for your mains, this is the question for your prelims as well. On what ground they can be removed. And this is what same, almost same जो हम लोगों ने पढ़ चुका है ICC में, वही है. Contravenes the provisions of section 16. section 16 आप पढ़ जानते हैं क्या है, prohibition of publication, कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 16 में आप ये पढ़ेंगे कि ये जो चेयरपर्सन है या उसके मेंबर हैं, दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट. जो कंप्लेंट के जो कंटेंट्स हैं या जो इंक्वायरी के कंटेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. इफ दे डू सो इट मीन्स दे आर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ section 16 and on that ground they shall be removed. उनका रिमूवल हो सकता है. प्लीज लेट मी नो. ए समझ में आया? शशांक कम ऑन एवरीवन. देखो बचुआ, हैज, अब ये बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इसको इतना लिखूंगा, इट इज सेम एज इन द केस ऑफ सेक्शन, ताकि टाइम बचेगा. अभी सेक्शन 4 में सेक्शन 4 क्लॉज 5 सेक्शन, तो यू रीड इट. सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 जैसे है वैसे ही आपको ये पढ़ना है. तो मुझे नहीं लगता इसे पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आप, ये ताकि हम आगे बढ़ पाएँ. थोड़ा सा कर लेंगे आप लोग अपने आप नहीं. सेक्शन 8 पर आते हैं. ग्रांट्स एंड ऑडिट. ग्रांट्स एंड ऑडिट कर लेंगे ना अपने आप, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ऐसे पढ़ चुके हैं पहले. ग्रांट्स एंड ऑडिट सेक्शन 8. आइए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये आएगा, विच सेक्शन डील्स विद ग्रांट्स एंड ऑडिट. कौन सा सेक्शन ग्रांट्स एंड ऑडिट को डील करता है, इतनी सी बात आएगी. पढ़ लेते हैं क्या है ये. सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक टू द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ सच सम्स ऑफ मनी. बस इतना ध्यान रखना है आपने. एज पर सेक्शन 8 कौन ग्रांट देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक टू द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ सच सम्स ऑफ मनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक फिट. इतना भी याद कर लेंगे, इससे काम चल जाएगा. तो सेक्शन 8 में जिस ग्रांट का जिक्र किया गया है, वो कौन किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट CG gives to SG. सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट. कितनी? जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे. लेकिन प्रोसीजर क्या है? वो ये रहा. आफ्टर एप्रोप्रिएशन मेड बाय Parliament by law. It means once it is sanctioned by the Parliament. So that grant shall be sanctioned by the Parliament. पहले संसद उस पर कानून बनाएगी कि कितनी ग्रांट इस मद में दी जानी चाहिए. If the law is made in that regard, then the central government provides grant to the state government. बस कर लेंगे. और क्यों करते हैं? वो पर्पज ये रहा आपका, ये रहा पर्पज. पढ़ लीजिए एक बार. फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस और अलाउंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7. सेक्शन 7 के जो सबसेक्शन 4 है,
इसको मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। ये सेक्शन 7 में ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटी हैं शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकल कमेटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब देख लीजिए क्या है, देखो क्या है ये। हाँ, टेक्निकल भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। देखिए उसमें इंटरनल कमेटी में आपने देखा था, इंटरनल कमेटी में हमने देखा था क्योंकि वो किसी खास ऑफिस के ही सारे एम्प्लॉई हैं, उन्हीं में से सारे मेंबर्स बनाए जाते हैं ना, तो उनके खर्चे कौन देगा? वो अपने आप, उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, जो बाहर से व्यक्ति आएगा उसके देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, जो लोकल कमेटी में है, जो लोकल कमेटी में जो मेंबर्स हैं, चाहे वो एमिनेंट वुमेन हो और वेदर दे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम NGO और दे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर फील्ड, फाइन, दे आर, व्हाई दे शुड अटेंड योर प्रोसीडिंग्स? तो दे शुड बी गिवन सर्टेन काइंड ऑफ फीस, कुछ फीस मिलने चाहिए, दे शुड बी गिवन सम अलाउंसेस। तो वो कितने अलाउंसेस मिलेंगे, उसका जो खर्चा है, उस लोकल कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा, उनके अलाउंस जो खर्चा आएगा, सेक्शन 7 कहता है कि वो मिलेगा। और सेक्शन 8 ये कहता है कि उसके लिए जो ग्रांट है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बियर दैट एक्सपेंडिचर इन द टर्म्स ऑफ ग्रांट्स। सो लोकल कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हुई, प्रोसीडिंग्स इसके जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं, उनके जो खर्चे हुए, फीस अलाउंसेस हुए, उनके लिए क्या जाएगा? ग्रांट जाएगी। दैट ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। और कब? आफ्टर पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड दैट बाय मेकिंग ए लॉ। तो प्लीज लेट मी नो, ये बात, ये चेन आपको समझ में आई है नहीं आई है? हाँ या ना बताइए। ये मौसम ऐसा आ गया है, AC बंद करो तो गर्मी, पसीना, और नहीं तो जुखाम, सर्दी, बुखार। प्लीज रिप्लाई मी। प्रियंका मैडम समझ में आया नहीं आया? हेलो, हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। हाँ, ये आ गया आपका, आ गया यार ये, सही है। चलिए, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, इसलिए मन नहीं कर रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा सोचूं, इससे ज़्यादा पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी स्टेट गवर्नमेंट को, फाइन, सेक्शन 8, इट इज़ फॉर व्हाट? फॉर द पर्पज ऑफ बियरिंग द अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकल कमेटी। नाउ प्लीज सी दिस, what the state government will do? State government may set up an agency and transfer the grants to the agency. Now those grants will be transferred by the state government to an agency. So central government to state government and state government to agency,
फाइन, ये हुआ बस ये. नेक्स्ट, एंड नाउ एजेंसी विल डू व्हाट? एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, pay to what? To the district officer such sums as may be required for the payment of fees or allowances referred to in 7(4). हाँ या ना बताइए बस ये. तो एजेंसी विल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू एजेंसी, एजेंसी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उससे फिर ये हुई, ये बनी चेन आपकी, बेसिक चेन ये हुई आपकी कि 7, देखिए सेक्शन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस वॉज सेक्शन 7, सेक्शन 7 फाइन. सेक्शन 7 हुआ आपका कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ लोकल कमेटी. फाइन. विद इन दैट लोकल कमेटी यू हैव सीन दिस, देयर शैल बी ए chairperson plus chairperson, there shall be one member, one woman member from Tehsil. Next, then there are 2 members plus from NGO, और वो सब जो क्वालिफिकेशन से लीगल नॉलेज ब्ला 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 है ना. एंड देन देयर इज व्हाट, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया डी में, दिस इज गवर्नमेंट ऑफिसर, प्लस जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर बोलता हूँ उसको मैं, आप समझ जाएंगे. तो इसकी सैलरी तो जाएगी नहीं, इसको छोड़ दीजिए. बाकी इन सब के एक्सपेंसेस के लिए, इनकी फीस, अलाउंसेस, प्रोसीडिंग्स एक्सपेंसेस के लिए सेक्शन 8 टेल्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट will provide grant to state government. State government will constitute an agency. Agency will transfer this fund to district officer, and this district officer will pay the allowances to them, and the central government will do this only after the parliament has made a law in this regard. अब बताइए मुझे, आई बिलीव कि आपको अब अच्छे तरीके से पूरी चेन समझ में आ गई होगी. पहले मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा दिया, अब आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से भी दिखा दिया. इसको कर लेंगे आप लोग. अभी कुछ रह गया? इज इट ओके एवरीवन? बताइए जल्दी से. सोनम सिंगल, कम ऑन एवरीवन. अब आ जाइए सेक्शन 9 पर. बस उससे सेक्शन 8 में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं. अकाउंट्स ऑफ एजेंसी और ये सब पढ़ लीजिएगा अपना, कुछ खास है नहीं. सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आइए. सेक्शन 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. विच सेक्शन डील्स विद व्हाट? विच सेक्शन डील्स विद व्हाट? सेक्सुअल हरेसमेंट. कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस इन दिस. एंड अगेन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ेंगे इसको. An aggrieved woman may make a complaint. और यहाँ पर ये ध्यान रखना, देखिए this is in writing, please note down, this is very important. In case of FIR, in case of every case in CRPC we see that complaint may be made oral in writing. FIR के लिए भी that may be made oral or in writing. It is the duty of the SHO to reduce it into writing. But that FIR can be made verbal as well. ठीक है नहीं? But in this case, complaint must be in writing. This is very peculiar characteristic कह लीजिए यहाँ पर, ये स्पेशल बात है यहाँ पर ये. This complaint must be in writing. Please note down, write down P for prelims here itself.
दिस इज ओरल और रिटन नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज इन राइटिंग। कर लेंगे आप लोग, ध्यान देना इस बात को। राइटिंग, कंप्लेंट मे मेक कंप्लेंट ऑफ व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, किसको करेंगे, टू द इंटरनल कमेटी करेंगे इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड, और टू द लोकल कमेटी इन केस इट इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि अगर किसी महिला को ऐसा लगता है कि शी इज सब्जेक्टेड और शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट, देन शी कैन मेक ए कंप्लेंट टू द इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी इफ कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड इफ इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टू द लोकल कमेटी। इंटरनल कमेटी कहाँ पर थी, सेक्शन 4 में थी। लोकल कमेटी कहाँ थी, सेक्शन 6 में थी। या तो 4 में जाएगी फिर वो, या फिर सेक्शन 6 में जो कमेटी है उसके सामने अपनी कंप्लेंट को राइटिंग में देंगी, और यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द लिमिटेशन पीरियड, P4 फिल्म्स अगेन, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ द, समझे। तो यहां से फिर क्वेश्चन आएगा कि कब तक कंप्लेंट दे देनी चाहिए, तो इट शुड बी ऑलवेज गिवन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। जिस दिन वो घटना घटी है उससे 3 महीने के अंदर ये आपको कंप्लेंट दे देनी चाहिए, यहीं से लिमिटेशन पीरियड है। और अगर ऐसा हो, इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो, इन दैट केस यू विल काउंट द 3 months फ्रॉम लास्ट डेट, 3 months फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट काउंट करेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में हो नहीं सकती है, देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी, अगर इंटरनल कमेटी का मामला है तो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उनके मेंबर, या फिर चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकल कमेटी एज द केस में भी। देखो यहाँ पे क्या है, आपको जितने भी आएंगे ना यहाँ पर, ये सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स, ये फ्रेज आपको बार बार यही मिलेगा, क्योंकि कंप्लेंट मे बी मेड टू द इंटरनल कमेटी और कंप्लेंट मे बी मेड टू द लोकल कमेटी। तो ये जो लाइन है एज द केस में भी, ये बार बार रिपीटेडली आपको मिलेगी। तो इसको एक ही बार समझ लीजिएगा कि एज द केस में भी का मतलब क्या है, कि जिस किसी भी कमेटी के सामने आप कंप्लेंट कर रहे हैं, वट एवर कमेटी इज डीलिंग विद, वेदर इट इज ए इंटरनल कमेटी और इट इज लोकल कमेटी, विच एवर इज डीलिंग विद दिस, उसी की प्रोविजंस लागू हो जाएंगे उस पर। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं दी जा सकती, इट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, इन दैट केस if the matter is dealt by internal committee, then its presiding officer or member, or if it is dealt by local committee, then its chairman or member क्या करेंगे, shall render all reasonable assistance before prelims to the woman for making the complaint in writing. Please see this, shall render all reasonable assistance to make it in राइटिंग। तो जो कंप्लेंट, जो कमेटी के चेयरपर्सन हैं या प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं या मेंबर हैं, वो सभी युक्त सहायता प्रदान करेंगे कि सो दैट जो महिला है वो राइटिंग में लिखित रूप से अपनी कंप्लेंट दे सके, टू द वन फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग, वो महिला अपनी राइटिंग में कंप्लेंट दे पाए। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द वुमेन टू मेक इट इन राइटिंग, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, वो रिड्यूस्ड राइटिंग खुद करेंगे, रिड्यूस्ड राइटिंग करवाएंगे। तो वो जो आपके जो वर्ड्स हैं उसमें आप घूम सकते हैं, ध्यान रखना। तो डोंट फॉरगेट दीज वर्ड्स, शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, वो जितनी भी युक्त सहायता है वो सहायता प्रदान करेंगे, सो दैट वो महिला उसको लिखित रूप में दे पाए। प्लीज लेट मी नो, जो टेक्निकलिटी में समझाना चाह रहा हूं आप समझे या नहीं समझे, आप जल्दी बताइए मुझे।
नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एट द केस में भी, इनमें से कोई एक भी हो, है ना, फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 3 months, ध्यान रखना, पी फॉर प्रीलिम्स, इफ इट इज सेटिस्फाइड that circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the set period, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। तो जो 3 months का जो पीरियड है, जो 3 months का पीरियड है, जो 3 months का पीरियड किस लिए है, कंप्लेंट करने के लिए। तो क्या वेदर दैट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, यस इट कैन बी एक्सटेंडेड, फॉर व्हाट ड्यूरेशन, आंसर इज बिफोर यू, नॉट एक्सटेंडेड, मे एक्सटेंड द टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months, यानी कि 3 months का टाइम और भी दिया जा सकता है, लेकिन कब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसके कारण उनको लिखने पड़ेंगे, क्या इंटरनल कमेटी हो या लोकल कमेटी हो, उनके पास है। तो क्वेश्चन ये आएगा, हु कैन एक्सटेंड द टाइम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, और इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, ये जो पावर है किसके पास है, इंटरनल कमेटी के पास है या फिर ये लोकल कमेटी के पास है, एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय देम फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जब वो उसको कारण राइटिंग में लिख के देंगे तब होगा, ठीक। और कब करेंगे, when they are satisfied, बस। where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, then her legal heir or such other persons as may be prescribed, ये कर सकते हैं, may make a complaint under this section। अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। where the aggrieved woman is unable to make a complaint due to physical or mental incapacity, या डेथ की वजह से या किसी भी वजह से, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स से पूछेंगे कि अगर कोई एग्रीव्ड वुमेन है और वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है या फिर उसकी डेथ हो चुकी, तो उसके बिहाफ पर कंप्लेंट कौन कर सकता है, आंसर इज दिस, प्लीज सी दिस, नोट डाउन वेरी केयरफुली। इट मे बी हर लीगल हेयर, विधिक रूप से उसका उत्तराधिकारी हो सकता है, या फिर सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई अन्य व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो रूल्स परमिट करते हो इस बिहाफ में। तो सेक्शन 9 इज ओवर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ यहां से कुछ पूछना तो मुझसे पूछिए, कम ऑन, एनी क्वेश्चन। पूछो भाई, एनी क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं भाई, टी ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक। मुझे भी गर्मी लग गई, 15 मिनट का ब्रेक प्लीज़। हाँ, तो हम लोग मिलते हैं 4:30 पर।